अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। रिपीटेड से करता हूं पहले। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से कर रहा हूं पहले सॉल्व। प्राइमरी अपोर्शनमेंट के बाद क्या क्या है? जो मैं कल सवाल लिखा के गया था, जिससे कल रिक्वायर्ड था, तो अब वो कल आज हो गया। वो फिगर्स पूछ रहा हूँ मैं। 150, 180, 90 और 50। सेकेंडरी अपोर्शनमेंट। अच्छा, ये मसला नंबर 3। मसला क्यों था कि अगर SD1 बांटेंगे तो फिर SD2 में आएगा, फिर SD2 बांटेंगे तो SD1 में दोबारा आ जाएगा, फिर SD1 बांटेंगे तो SD2 में दोबारा चला जाएगा। इस मसले के दो हल हैं। एक है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, कि बांटते जाएं लाइव में इफ्तार आता है, धोते जाओ हैं, तो बांटते जाओ। पहले किसको बांटें, SD1 या SD2? जिसको मर्जी बांट लें, बार बार जो बांटना है जिसको मर्जी बांट लें। SD1 को बांटेंगे तो क्या रेशो, क्या हिसाब किताब? 30 फिर 30 फिर 10। अच्छा, ये कल ये बतानी एक बात निकल गई जहन से, किसी ने पूछी भी नहीं। ये जो मैंने लिखा था ना कि SD1 सपोर्ट कर रहा है PD1 को 30%, PD2 को 30%, PD3 को 30%, SD2 को 10%। ये क्या है 30 30 30 10? ये असल में ना एक चीज को आसान किया गया है, वरना होना यह था जैसे कल जो सवाल मैंने आके पूरा किया था, उसमें मेंटेनेंस को सब डिपार्टमेंट्स में कैसे बांटा था, मशीन आवर्स की रेशो में या इसी तरह से फ्लोर एरिया की रेशो में। तो ये इसी तरह से किसी ना किसी रेशो में ही बांटे होते हैं। जैसे किसी चीज को अगर मैं फ्लोर एरिया में बांटा होता, जो कल वाले सवाल की अगर बात करूं, 53 को बांटा था, तो मशीनिंग में आया था 1000 स्क्वायर फीट था, असेंबली में 400 था शायद, फिनिशिंग में 300 था। इस रेशो में बांटा था ना। क्या किया था? 53 इंटू 1000 बाय 1700, 400 बाय 1700, 300 बाय 1700। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि पूरे 1700 एरिया में से 1000 इसने घेरा हुआ है, 17 में से 400 इसने घेरा हुआ है, 300 इसने घेरा हुआ है। इसको ऐसा किया जा सकता है, रफ बता रहा हूं कि 60% इसके पास है, 22 इसके पास है, 18% इसके पास है। ये मैंने रफ सा किया है, यानी टोटल एरिया में से 60% एरिया इसने घेरा हुआ है, 22% इसने घेरा हुआ है, 18% इसने घेरा हुआ है। अगर इसको मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बनाऊं तो हो सकता है ना इस तरह। तो ये जो हम लोग एसडीज को पीडीज में बांट रहे हैं, बांट यकीनन किसी ना किसी चीज से लिंक करके रहे होंगे और कोई ना कोई रेशो ही होगी जिसमें बांटनी होगी, लेकिन सवाल वाले ने आसानी के लिए इसको इस शक्ल में कन्वर्ट करके दे दिया। जैसे हमने ये खुद रेशो की कैलकुलेशन की थी, दिस इनटू दिस बाय दिस इनटू दिस बाय दिस। सवाल वाला इस तरह की रेशो में अगर ना उलझाना चाह रहा हो, यानी ये ना कहना चाह रहा हो कि आपने SD1 को फ्लोर एरिया की रेशो में बांटना है, SD2 को मशीन आवर्स की रेशो में बांटना है, ये अगर ना कहना चाह रहा हो तो वो इस सारी कहानी को इसमें ट्रांसलेट करके दे सकता है।
तो इसलिए मैंने इस सवाल में इस तरह की परसेंटेजेस बताई हुई थी। तो जब आपको किसी डिपार्टमेंट को बांटने के लिए परसेंटेज दी हुई है तो असल में सवाल वाले ने आसानी की हुई है, वो ये कहानी सुनाने में इंटरेस्टेड नहीं था, उसने उसको बस परसेंटेज की शक्ल में दे दिया कि इस तरह से बांट लें। असल में वो किसी तरह ऐसे ही बनी होंगी, किसी ना किसी लिंक से ही बनी होंगी ये परसेंटेजेस। तो SD1 को बांट लेते हैं। SD1 से निकल जाएगा 90 और इधर आ जाएगा 9 और इधर आ जाएगा 27। ये SD1 फिलहाल खाली हो गया। अब SD2 को बांट लेते हैं। कितना कितना 40 20 20। SD2 से कितना है जो निकालना है 59 ना, क्योंकि 59 हो गया हुआ है। और ये उनमें बटेगा तो 23600 11800 11800। अब ये 50 नहीं 59 बटेगा क्योंकि 9 और आ गया हुआ था। अब क्या करें, SD1 में फिर 11800 आ गया हुआ है, बांट देते हैं। ग्यारह 800 यहां से निकल जाएगा, यहां आ जाएगा 1180 35। अब SD2 में फिर आ गया, SD2 बांट लेते हैं। तो ये तो फिर हमेशा चलता रहेगा नहीं, देखें थोड़ा होता जा रहा है ना। पहले SD1 से 90,000 बांटा था, अब सिर्फ 11800 बांटा। इसी तरह यहां पहले 59 बांटा था, अब सिर्फ 1180 बांटने लगे। ये अमाउंट थोड़ी थोड़ी होती जाएगी और 2-3 लाइनों के बाद जाके निग्लिजिबल हो जाएगी, तो बस 2-3 लाइनों बाद इसको छोड़ देंगे। तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या है कि हर SD को बारी बारी बांटते जाएं और बार बार बांटते जाएं, और एग्जामिनर भी बस आपकी सिर्फ ये 3-4 लाइनों की मेहनत देखने में इंटरेस्टेड है। अगर आप 4 की बजाय 5 में चले जाएं, 4 की बजाय 3 में रह लें, कोई मसला नहीं। बांटे 4 7 2 2 3 6 2 3 6 2 3 6। ये पूरा हो रहा है 6 3 18 2। ठीक, अब क्या करें, अब इस 236 को बांट देते हैं। 30 30 30 10। यहां से 236 निकल जाएगा, यहां आ जाएगा 24 71 71 और 70। वो पूरा नहीं हो रहा ना, फिर किसी एक को 70 कर लें। अब 24 को देखिए, अब अगर 24 को बांटेंगे ना, और SD2 40 20 20 20। अब जब 24 को बांटेंगे तो SD1 के हिस्से में कितना आएगा, थोड़ा होता जा रहा है ना, 4.8 यानी 5 आ जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं, अभी तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर आपको बताऊंगा कि और क्या हो सकता था। यहां आ गया 5, बाकी 10 ये 5 5, ठीक है, या उधर 8 करूं। 1-2 रुपए का कोई मसला नहीं है, राउंडिंग ऑफ डिफरेंस कोई इशू नहीं है। अब नहीं, बस नहीं करना तो 0 ही है। अच्छा, अब जब इस 5 को बांटेंगे तो वो तो पॉइंट्स में चला जाएगा इधर, इसलिए अब बस ये आखिरी बांटना है, और इसको बेशक अंदाजा ही रफ ही बांट दें, 30 30 30 10। बस यहां ना लाएं, क्योंकि यहां लाएंगे तो वो तो पॉइंट्स में आ जाएगा, तो इसलिए बस यहां से 5 निकाल दें और इसको कर दें 2 2 1 कर दें, या उसको 1 कर दें, इसको 2 कर दें। 1-2 रुपए का कोई मसला नहीं। और आप ये भी कर सकते थे, एग्जाम फ्रंट है उसे भी ये भी एक्सेप्टेबल है कि जब इस 24 को बांटा था, यानी यहां पर भी हम डी ऐड कर सकते थे। इस 24 को बांटते, यहां रहने देते,
वही बांट देते, 24 को बांटते, यहाँ छोड़ देते, यहाँ कर लेते 9-7-7 या 9-7-7 9-8-7 ऐसे कर लेते। बस 3-4 लाइनें आ जाएं, बस इतना ही एग्जामिनर देखना चाह रहा है। और जो मर्जी सवाल हो आप देखेंगे 3-4 के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ये है कि एक से शुरू कर लें और बारी बारी बार बार बांटते जाएं, रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड। और जब ये नेग्लिजिबल रह जाए तो बस फिर एसडी में लाने की बजाय उन्हीं में पूरा कर दें। ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। ये आखिरी बात फिर सुन लें, इसको ऐसे कर सकते थे कि ये नीली वाली लाइन आखिरी ना बनती और ये जो ऊपर काली लाइन है इसको 24 यहां से लेस करके यहां कुछ ना लाता और 24 उन तीनों में ही बांट देता, 40-20-20। ठीक है, तो ये भी कर सकते थे। बस अब ये सब टोटल कर लेते हैं। ये 0 हो गया हुआ है यकीनन, ये भी 0 हो गया हुआ है। 2 5 4 6 9 4 192 654 222 5 2। इसका भी मुझे आपने मैसेज करना है या टेस्ट पे लिख लेना, लेक्चर 22 तक। ये ओवरहेड जो पढ़े ना अभी तक, ओवरहेड्स, ये है टेस्ट 3। ओवरहेड में यहाँ लेक्चर 22 तक, ये टेस्ट 3 में है। ये हो गए अब तीनों पीडीज के ओवरहेड्स। इसके नीचे बेस आ जाएगी और ओआर आ जाएगा, मतलब करें। इसके नीचे बेस लिख लें और फिर ओआर निकाल लें। इसमें 5000 थे शायद, इसमें 10,000 थे, इसमें 4000 थे, है ना, ऐसे ही ना। 5000 घंटे, 10,000 घंटे, 4000 घंटे और ओआर निकालें। पूरा कर लें, इस पार्ट को पूरा कर लें। ये टोटल ओवरहेड्स हो गए और नीचे बेस लिखें ओआर की और ओआर निकाल दें। ठीक है, नोटेड। करें जल्दी करें।
हाँ भाई, नोटेड। अभी तक करते नजर आ रहे हैं, जल्दी किया करें यार। आगे क्या कर रहे हैं मजीद उसमें? OARs पार्ट ए से कैलकुलेटेड। अच्छा, अब मैं आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड समझा रहा हूं। उसको मैं सॉल्व तो यही करूंगा इसको मिटाने के बाद, और उसका एक तरीका भी बता दूंगा, लेकिन वो तरीका समझाने के लिए एक मेहनत यहां करने लगा हूं कि आपको वो चीज समझ आ जाए। करना कैसे है वो मैं वर्किंग बता दूंगा, लेकिन उस वर्किंग का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यहां पर एक मेहनत कर रहा हूं। आप एक काम ये करिए कि SD1 से जो टोटल आउट हुए हैं, ये इनका टोटल करें। हैं 102 204 है 102 041, ठीक। और इसी तरह से SD2 के साथ भी सलूक करिए 60। ये जो मैं कर रहा हूं ना, एक बार समझ ले अच्छी तरह, उसके बाद नोट आपने करना हो तो जरूर करिएगा, पहले समझ लीजिए। ये मैंने ये किया है कि ये इन SD से आउट हुए हैं, ट्रांसफर आउट कह लेता हूं। चलो, SD1 में प्राइमरी अपॉर्चनमेंट के बाद थे कितने? 90। ये इसके अपने थे। SD2 में कितने थे? 50। जब SD1 में थे ही इतने, तो ट्रांसफर आउट इतने कैसे हो गए? क्योंकि ट्रांसफर इन भी हो रहे थे। अब आप बताइए वहां से कि SD1 में कितने ट्रांसफर इन हुए थे? क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे? हैं? ये ब्लैक वाले, ये 90 थे ना पहले, इसके अपने थे, ये वहां से आए हैं, ये और ये कितने? 120 है जी। इसी तरह SD2 में अपने 50 थे, तो ट्रांसफर आउट 60 कैसे हो गए? क्योंकि इसमें भी ट्रांसफर हुए। कौन से? ये वाले, ये 10204। इसमें इतने अपने थे, इतने ट्रांसफर इन हुए, कितने बन गए? तो तभी तो वो यहां से ट्रांसफर आउट हुए। इसमें पहले 50 थे, यहां और आए, तभी तो ट्रांसफर आउट इतने हो सके। ठीक है यहां तक? कहां से आएंगे? SD2 से। जब SD2 से बांटे जा रहे थे, तो कितने SD1 में जा रहे थे? SD1 में कितने जा रहे थे? 20% ना।
SD2 के खर्चों का 20% SD1 में गया है। इसका या इसका, इसका या इसका, इसका 50 का तो क्या था, साथ जो आ रहे थे क्या उनका नहीं जा रहा था, इसका 20% वहां गया है। इसका 20% देखिए कितना बना, ये रहा वो, ये है वो। अच्छा SD2 में ये कहां से आया, SD1 से। SD1 से बढ़ते थे तो SD2 में कितने जाते थे, 10। किसका 10, इसका, तो ये देखिए इसका 10 ही है। पहले तो इन पे और कर लें ये क्या है, ये फिगर्स आप चेक कर लें मैंने कैसे बनाई है फिगर्स, इन पे कुछ एतराज है पहले तो पूछें। ठीक है यहां तक। अच्छा अब ये फिगर्स तो तब मैं यहां लिख सका जब पहले ये सॉल्व हुआ था, तो इसका मतलब है साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए पहले ये करना पड़ेगा, नहीं। तो चूंकि पहले ये नहीं करना होगा तो फिर हमें क्या क्या नहीं पता इसमें से। अच्छा किसी ने इतना अगर नोट करना तो पिक्चर खींच के साइड पर रख ले, ताकि फिर जितना नोट जैसे करना वो कर लेना, या अगर करना है इसी को तो बेशक नोट करने में इसमें से कुछ मिटाने लगा, नहीं मिटाता, नहीं मिटाता। क्या जी, हाँ। क्योंकि वो बार बार इधर से उधर गए हैं। अच्छा चलें, इस क्लास में 100 स्टूडेंट्स हों, ठीक है 100 स्टूडेंट्स, दरवाजे पे एक गिनती करने खड़ा हुआ है। सब स्टूडेंट्स अगर एक एक बार अंदर आए हैं तो कितने गिनेगा, 100। अच्छा वो शक्ल नहीं देख रहा, बस सिर्फ गिन रहा है। 2 स्टूडेंट्स बाहर निकल गए, फिर दोबारा आ गए, गिनने वाले ने इनको फिर गिन लिया, फिर वो उठ के बाहर गए, फिर दोबारा आ गए, उसने फिर गिन लिया। तो अब उसकी गिनती के मुताबिक क्लास में 110 लोग एंटर हुए हैं, जबकि बैठे तो 100 हैं। तो 110 कैसे हो गए, क्योंकि वो आउट नहीं देख रहा था, बस देख रहा था कि इन कितने हो रहे हैं। अब वही 100 लोगों में से कुछ बाहर निकल के दोबारा जब इन आ रहे थे तो उसने तो यही कहना कि इन हुए हैं। नहीं समझ आई मिसाल, नहीं मैंने जो मिसाल दी है ये समझ आ गई। वही 100 लोग हैं लेकिन वो कह रहे 110 इन हुए हैं, तो ये कैसे हो गए, क्योंकि वही स्टूडेंट्स निकल के फिर दोबारा आ रहे थे। तो ये एक 40 बिल्कुल था, लेकिन इनमें से कुछ यहां गया, फिर वहां आया, फिर दोबारा यहां गया, फिर दोबारा यहां गया, फिर दोबारा यहां आया। तो ये ऐसे ही है कि इन आउट हो रहे थे, इसलिए ये 40 से ज्यादा है। इसी वजह से 40 से ज्यादा है कि ये खर्चा वहां बढ़ता था, फिर वहां से यहां आ जाता था, फिर दोबारा वहां बढ़ता था। तभी तो देखिए 90 था इसमें, जबकि इसमें से आउट कितना हुआ, 102। तो वो कैसे 90 में से 102 कैसे आउट हो गया, इसीलिए हुआ कि जब ये वहां बटा था फिर दोबारा आ गया था, फिर बटा था फिर दोबारा आ गया था। तो इसलिए ये 40 नहीं होगा, ज्यादा ही होगा। मैनेज करना, ये कौन सा कोई पैसों का हिसाब है हमने कैश से टैली करना है, ये को कैश से टैली करने वाली काम थोड़ी हो रहा है, ये तुम ओवरहेड्स बांट रहे हैं बस। इसको किससे टैली करना है कि हिसाब कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे, जस्ट एक कैलकुलेशन हो रही है। फैक्ट्री के ओवरहेड्स को बांटा जा रहा है पीडीज के अंदर, किसी चीज से टैली थोड़ी करना है कि ये जो कैलकुलेशन है किसी से टैली करना मुश्किल हो जाए। हम लोग बजट बना के फैक्ट्री के सारे खर्चे, हाँ ये चीज जरूर टैली होगी, इन सबका टोटल करें। सिक्स, इनका टोटल करें। $670। तो ये टैली है, यानी जितने फैक्ट्री ओवरहेड्स थे इधर उधर से होते होते वो सब पीडीज में आ गए, तो वो 670 ही है। ये नहीं टैली करने की जरूरत है, ये नोट कर रहे हैं तो मैं मिटाऊं। अच्छा अब अगर ये काम मैंने नहीं किया तो फिर इसमें से क्या नहीं पता, सारा कुछ ही नहीं पता। ये पता है बस, ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता।
ठीक है, ये चीजें नहीं पता। तो ऐसा करते हैं, इसको कह देते हैं x, इसको कह देते हैं y। ये क्या होगा फिर, क्या 0.2y, वो क्या होगा 0.1x। ये समझ आया क्या? बस ये काम यही करना था, हो गया। इक्वेशंस बन गई हमारे पास। आप एग्जाम में ऐसे बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। इक्वेशन ये बन गई कि मैंने SD1 को x कहा, x इज इक्वल टू 90,000 प्लस SD2 को मैंने y कहा है। क्या इक्वेशन बनी? 50,000 प्लस पॉइंट है। इस काम की जरूरत तब होगी जब आपसे कहेगा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर करेंगे। दो मेथड है ना, एक ये मेथड है, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है। तो मैं तो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन असल में इससे डिराइव करके दे रहा था, वरना मैं सीधा सीधा बस ये बता देता। हाँ, मैंने इसको यूज किया है सिर्फ ये डिराइव करने के लिए, वरना बताने में मैं आपको ये ना बताता, बस कहता भाई ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो मैंने वो समझाया कि ये क्यों बनी इक्वेशन। अच्छा, अब दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल हैं, फाइंड हो जाएगा? माशाल्लाह हो जाएगा। करिए सॉल्व। अच्छा, अगर आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि इनमें से हम इसको भी 0.1 कर लें तो फिर ये माइनस करें तो वो ऐसे कट जाएगा, इस चक्कर में पढ़ने की बजाय मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ऐसे करता, इसमें y की वैल्यू पुट कर दें, इसमें y की ये वाली वैल्यू पुट कर दें, x निकल आएगा, फिर उसकी पहली यहां पुट कर दें तो y निकल आएगा। इक्वेशन सॉल्व करने आती हैं। अच्छा, अब इसका एग्जाम सोल्यूशन ये है कि आप, एग्जाम हल ये है कि आप ये टेबल, ये मेन सोल्यूशन होगा जो मैं भी मिटा के बनाता हूं। ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन नोटेड था ना? yes, ये मैं अब साइमल्टेनियस का ऑफिशियल सोल्यूशन कर रहा हूं आपके सामने। सेकेंडरी अपोर्शनमेंट में आप बस ये एक एक दफा ही लिखेंगे, साइमल्टेनियस में बस ये एक दफा ही आना है, लेकिन कितना आउट करना है इसके लिए हम ये वर्किंग करेंगे। अच्छा, इस वर्किंग में आप क्या करेंगे, अगर आप ऐसे चलना चाह रहे हैं ये कॉलम बना के एरो, तो बिल्कुल कोई मसला नहीं, आप इस तरह करिए। लेकिन अगर ये नहीं करना तो मैं आपको डायरेक्टली ये इक्वेशन बनाने का भी तरीका बता देता हूं। दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक को x कह दें, एक को y कह दें, यहां तक ठीक है? yes, चलो, मैंने SD1 को x, SD2 को y कह दिया, ये x ये y। SD1 का अपना खर्चा कितना है? 95। वो यहां लिख लें, 7 प्लस कुछ y लिख लें, y इज इक्वल टू अपना खर्चा प्लस कुछ x। ये कुछ क्या है कुछ कुछ होता है, भी नहीं है। SD1 को x कहा, SD2 को y कह दिया, x इज इक्वल टू इसका अपना खर्चा प्लस कुछ y। SD2 को y कहा, y इज इक्वल टू y का अपना खर्चा प्लस कुछ x। देखें, ये x है तो सामने y आ जाएगा, ये y है तो सामने x आ जाएगा। मैं आपको इसके बजाय डायरेक्ट इक्वेशन बनाने का तरीका समझा रहा हूं। एक को x, एक को y कह दें, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू में उधर y लिख लें, y इज इक्वल टू में x लिख लें। ये क्या याद रखें, इनके अपने अपने खर्चे प्राइमरी अपॉर्शनमेंट के बाद, ठीक है? प्राइमरी अपॉर्शनमेंट के बाद वो जो सेकेंडरी से ऊपर ऊपर टोटल आया हुआ है ना, ये है अपने से मुराद। एक को x, एक को y, जो x है उसके सामने, जो y उसके सामने x लिख दें, और रुपए। अब ये जो y और x के साथ लगाना है, ये आपने लगाना है इसमें जो सपोर्ट आ रही है, साथ जो लगाना है ना x की इक्वेशन में, यहां जो साथ लगना है वो लगना है इसमें जो सपोर्ट आ रही है। SD1 में सपोर्ट कितनी आ रही है, इसमें कितनी सपोर्ट आ रही है। तो अगर आप ये जो ऊपर मैंने किया है ऐसे करना चाहे ऐसे कर लें, उसके बाद ये शक्ल ऐसी बना दें,
अगर इसके बगैर डायरेक्ट इक्वेशन बनाना चाहें उसकी भी तरीका बता दिया। एक को x एक को y कहते हैं। x वाली इक्वेशन है तो सामने y लिख लें, y है तो सामने x लिख लें। ये अमाउंट क्या है जो इनके अपने अपने हैं प्राइमरी अपोर्शनमेंट के बाद, और ये साथ क्या जोड़ना है, SD1 में जो आ रहा है और SD2 में जो आ रहा है। अब एग्जाम में ये इक्वेशन लिखना और इसी के नीचे बस कहना सॉल्विंग और x और y का आंसर लिख देना काफी है। यानी ये एग्जामिनर नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आप उसमें पहले इसकी वैल्यू पुट करें, फिर ब्रैकेट खोलें, फिर प्लस माइनस करें, फिर जो आंसर निकले वो यहां लगाएं। नहीं, इक्वेशन बना दी ना और उसको कह दिया कि हम इस इक्वेशन से आंसर निकाल रहे हैं। तो जिनको कैलकुलेटर पे इक्वेशन सॉल्व करनी आती है वो कैलकुलेटर पे कर लें। x का आंसर क्या है, 1 0 2 0 4 1 आ रहा है, 2 0 नहीं आ रहा, यही। जिनको कैलकुलेटर से इक्वेशन सॉल्व करनी आती हैं कैलकुलेटर से कर लें, और जो नहीं कर रहे तो फिर x में आप ये y की जगह ये पूरी पुट करके सॉल्व करें, x का एक आंसर निकल आएगा, फिर उसको यहां रख के ये पूरा सॉल्व करें। x और y हो गया। अच्छा, अभी जो x और y सॉल्व किया है ये क्या है, x क्या है, जो टोटल ट्रांसफर आउट होने हैं SD1 से, टोटल ये सारी लाइनें मिला के जो टोटल ट्रांसफर आउट होना है, और y क्या है जो SD2 से टोटल ट्रांसफर आउट होना है। तो बस हमें पता चल गया कि कितना टोटल ट्रांसफर आउट होना है, तो हम एक ही बार उतना ही ट्रांसफर आउट कर देते हैं। जैसे SD1 से कितना ट्रांसफर आउट होना है तो वो हम अभी ही ट्रांसफर आउट कर देते हैं, बेशक ऊपर नजर नहीं आ रहा, फिर भी ऊपर है 102, कोई बात नहीं, आ जाएगा, इसी को कर दिया ट्रांसफर। करें 3 0 6 1। अच्छा, यहां पहले पूरा कर लेना, 1 0 2 0 4, ठीक है। 3 0 6 1, क्या करूं, क्या करूं कि पूरा हो जाए, नहीं हुआ ना यार। 3, ये पूरा करना है ना, है हाँ, 3 से पूरा होगा ना, और एक ही बार SD2 से वो ट्रांसफर आउट कर दें। कितना, 6 0 2 0 4 2 4 0 8 2 1 2 0 4 1, क्योंकि ऊपर 1 है ना, बाकी 1 2 0 4 1 और 1 2 0 4 0 0, ये पूरा करना है ना। 1 2 रुपए इधर उधर हो रहे, फ्रॉड नहीं है
ये न्यूमेरिकली पूरा नहीं होगा ना फिर। तो हमें दो ही लाइनों से रिजल्ट ये मिल गया कि ये भी 0 और ये भी 0। असल में या एग्जाम में रिपीटेड? एग्जाम में ज्यादा रिपीटेड टेस्ट होता है। लास्ट टाइम भारत साइमल्टेनियस आया था, अभी रिसेंट अटेम्प्ट में साइमल्टेनियस आया। क्वेश्चन इससे हर दफा आ सकता है, पहले हर दफा नहीं आता था क्योंकि पहले इनका ग्रिड थोड़ा था, लेकिन अब ग्रिड इसका बहुत बढ़ गया है। पहला ग्रिड कितना है? 35 से 45 शायद पहला ग्रिड, इतना ही है मेरे ख्याल में। हाँ, तो अब इसके चांसेस ज्यादा हैं, यानी अभी हर अटेम्प्ट में भी टेस्ट हो सकता है। आसान है चैप्टर के नहीं? अगर ये मुश्किल लग रहा है तो आप छोड़ दें, ये मर जाए जाके। ये आसान है। टू 5 4 6 9 1 9 2 6 3 2 तो ये रिपीटेड से भी यही था, 1-2 रुपए बस इधर उधर हुए हैं। ये एंड मेरे ख्याल में शायद 1-2 रुपए का इधर उधर फर्क हुआ है। इधर गालिबन 4 था, इधर 2 था, ऐसा कुछ था। बेस और OAR 5000 10,000 और 4,000 और ये OAR निकल आएगा 50 पॉइंट। ये है जी साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ये अभी जो सवाल आया है वो 8 नंबर का सवाल था साइमल्टेनियस का। नौ नंबर होते हैं। वैसे तो सॉल्यूशन आता है तो ही मैं रीसेंट अटेम्प्ट को हार्ड डलवाता हूँ, लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि रीसेंट अटेम्प्ट में 8 नंबर का 2 PDs थे और दोनों का OAR निकालना था और साइमल्टेनियस से करना था। 8 नंबर। चलें ऑटम 14 पे आ जाएं जी। 5 पेपर का सवाल देख करते हैं। ऑटम 2014 क्वेश्चन 7। ऑटम 2014 यानी सितंबर 14 क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे।
सवाल कहाँ है पढ़ने को? अच्छा, ये जो सवाल का पार्ट ए है ये हमने नहीं पढ़ा हुआ अभी, ये डिसीजन मेकिंग में पढ़ना है। हाँ जी, पढ़ लिया मुझे लगता है। 2 पीडीज हैं, पीडी ए पीडी बी, और 2 एसडीज हैं, SD1 SD2। बजटेड खर्चे दिए हुए हैं पहले टेबल के अंदर, और इनमें से कुछ ऑलरेडी बटे हुए हैं, कुछ कॉमन हैं, और उसके अलावा फिर अदर रिलेटेड डाटा है। और एंड पे बता दिया कि रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से चलना है, और उसके लिए जैसे मैंने अभी सवाल कराते हुए परसेंटेज दी हुई थी, तो ये उसमें आपको परसेंटेजेस बता दी। और रिक्वायर्ड है कैलकुलेट डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, यानी दोनों पीडीज के OAR निकालने। क्वेश्चन 7 ऑटम 14। अंग्रेजी बेसिस टोटल PD-A PD-B SD1 SD2, और रुपीज़ है, मिलियन है, थाउजेंड है, क्या है? 1000। चलो जी, खर्चे। इनडायरेक्ट लेबर गिवन है PDA में, B में 50, बस 20। आगे इनडायरेक्ट मटेरियल, ये भी गिवन है। PDA में 900, फैक्ट्री रेंट क्या अवेलेबल में से बेस्ट लग रहा है? फ्लोर एरिया, कितना है टोटल? और फ्लोर एरिया 5000, 4000, 500, 500, 670, 536, 6, और फ्लोर एरिया की रेशो में 5000, 4000, 500, 500 की रेशो में 1340 को बांटा है। अच्छा, ये किसी को रेशो में अगर बांटनी अभी तक समझ नहीं आ रही तो बेटा शर्माते ना रह जाएं, पूछें। हैं? थोड़ी सी तो शर्म करनी चाहिए थी। जब एक फिगर को बांटते हैं ना, और जिन चीजों में बांटना है उनकी एक रेशो दी हुई है, ये है 5000, 4000, 500 और 500, इस रेशो में बांटना है। तो किसी भी फिगर को रेशो में बांटने का तरीका होता है कि जो रेशोज हैं उनका सम कर लें, 10,000। कॉन्सेप्ट ये है कि हमने इस अमाउंट के इतने हिस्से करने हैं, उनमें से इतने PDA को, इतने PDB को, इतने SD1 को, इतने SD2 को। कैलकुलेशन क्या बनी? 1340। ये तो देखना यार, 1340 डिवाइडेड बाय 10,000, इंटू 5000 करेंगे ये आएगा, इंटू 4000 करेंगे ये आएगा, इंटू 500 करेंगे ये आएगा, इंटू 500 करेंगे ये आएगा। तो जिन चीजों की रेशो में बांटना है, रेशोज का सम कर लें, उस सम से डिवाइड, और बारी बारी मल्टीप्लाई करते जाएं तो हर एक की फिगर आती जाएगी।
हाँ, ये कोरोना फिर शुरू हो गया क्या? नहीं, उतने मास्क नजर आ रहे हैं मुझे, सुबह भी एक दो ने मास्क लगाया हुआ था। अच्छा, मुंह धोने से एक बात याद आई, ये जो रमज़ान है ना, और एक बहुत मशहूर बात है कि ये जो रोज़ेदार के मुंह की बदबू है, ये अल्लाह ताला को मुश्क से ज़्यादा पसंद है। ये बदबू और गंदे मुंह की बदबू में फ़र्क होता है। जब आप भूखे प्यासे रहेंगे ना बहुत देर, मैदा जब खाली रहेगा, तो वो अलहदा स्मेल है, और ये जो सुबह उठने के बाद बदबू है, ये अलहदा है। ये नहीं दूसरों तक पहुंचाते रहना सवाब है। अब उसके लिए उलमा में इसमें थोड़ा इख्तलाफ है। ज़्यादा एहतियात ये है कि वो पेस्ट अवॉइड करते हैं, कुछ कहते हैं नहीं, ठीक है, खैर है। तो ज़्यादा एहतियात ये है कि आप सहरी के टाइम कर लें, रोज़ा खत्म, सहरी खत्म होने से पहले ब्रश कर लें। वो जो सारी रात के मुंह की गंदगी थी वो तो ब्रश करें ना। तो ये गंदगी ले हैं, मिसवाक वो सब लोग नहीं कर पाते ना, इसलिए ब्रश तो होता ही है। मिसवाक कर लें, मिसवाक तो बेशक सारा दिन करते रहें, लेकिन अगर पेस्ट भी करते हैं, वैसे तो एहतियात से की जाए, रोज़े में तो पेस्ट मैनेज हो जाती है, लेकिन अगर नहीं मैनेज हो पा रही तो सहरी से जस्ट पहले कर लें। लेकिन ये गंदे मुंह लेकर ना पब्लिक में मत आया करें, ये अच्छे आदाब नहीं है। ये अल्लाह को ये वाली बदबू नहीं पसंद अल्लाह को। नहीं, मैं सबको कह रहा हूँ। स्टूडेंट्स है ना, तो वो सादगी और गंदगी को मिक्स कर जाते हैं। सादगी और चीज है, गंदे रहते, हॉस्टल है, नहा ही नहीं रहे, कपड़े ही नहीं धो रहे, और गैर रमजान में भी सुबह सुबह बगैर ब्रश करे भी आ जाते हैं। तो ये अच्छे, ये दीन हमारा जो है ना, वो सफाई को बहुत पसंद करता है। तो ये अच्छी आदत नहीं है कि आप हॉस्टल में रहते हैं तो क्या भाई, चलें आगे। पावर कॉस्ट। अच्छा, ये पावर कॉस्ट कल परसों वाले सवाल में किस बेस पे बांटी थी? हम जरूर मशीन आवर्स पे बांटते, लेकिन अब उनकी असल बेस बता दी है। किलोवाट आवर्स होते ही ये पावर को मेजर करने के लिए, तो इसलिए अब नहीं मशीन आवर्स में बांटना। ये किलोवाट आवर्स जो है ना, ये इसको मेजर करने के लिए एक यूनिट होता है। तो अब हमें जब असल पता चल गए, अब नहीं जरूरत मशीन आवर्स की। तो ये किलोवाट आवर्स यानी 800, 600, 50 और 150 इसकी रेशो में बढ़ जाएगा कितना टोटल? 15 142। हाँ जी, आगे डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये भी मैंने कल परसों की बात की थी। अब वैल्यू नहीं है तो मशीन आवर्स ले लेंगे। वैल्यू होती तो हम वैल्यू यूज करते, नहीं है तो मशीन आवर्स है। प्रोडक्शन यूनिट्स। अच्छा, इसमें एक गहरा रीजन तो ये है कि मशीन आवर्स तो सारे डिपार्टमेंट्स में है, यानी मशीनें सारे डिपार्टमेंट्स में हैं, तो डेप्रिसिएशन भी सब में ही होनी चाहिए। यूनिट्स करेंगे तो वो तो आएगा पीडीए में। मशीन आवर्स की बेस पे बांटे, टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है? 3500। मशीन आवर्स पे बांटे तो 1925 1225 1225 280 70। ये हो गई सारी प्राइमरी अपॉर्चनमेंट। सिक्स 1 59 35 ये जो रेशो बांटती है, यानी कोई रेशो बताने की वजह से बस परसेंटेज कह दी। यानी वो ये कह सकता था कि SD1 को आपने फ्लोर एरिया की रेशो में बांटना है,
वही तो बता रहा हूँ कि वो ये कह सकता था सवाल में कि SD1 को फ्लोर एरिया की रेशो में बांटना है, तो ये कहने की बजाय उसने कहा बस आपने 30-65 की रेशो में बांट देना है। और किस पे करते? मशीन आवर्स को डेप्रिसिएशन की बेस इसलिए लिया है कि चारों डिपार्टमेंट्स में मशीन आवर्स हैं, इसका मतलब मशीनें चारों के पास हैं, तो डेप्रिसिएशन भी तो चारों की होनी चाहिए ना। अगर आप यूनिट्स की बेस पे बांट देंगे तो उसमें तो SD1 SD2 में डेप्रिसिएशन ही नहीं आएगी, तो इसलिए यूनिट से बेहतर मशीन आवर्स। अगर वैल्यूज होती तो हम कंफर्म वैल्यू लेते, वैल्यू नहीं है इसलिए मशीन आवर्स पे जाना पड़ा। सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट पहले किसको बांटे? SD1 बांट लेते हैं। चलो SD1 बांटेंगे कितना? 30 65 5, तो यहां से निकल जाएगा 594 17 8 38 6 30। फिर खाली करेंगे SD2 को, कितनी? 55 35 10, ये 384 जाएगा यहाँ से, 38 यहाँ आ जाएगा, 211 इधर, 134 यहाँ, 133 या 135, 134 वो पूरा नहीं होगा ना। अब SD1 को ये 38, SD1 30 65 5 11 25 38 नेगेटिव, और अब SD2 55 35 10, तो बस इस 2 को यहाँ से उड़ा के इधर ले आए। बस हो गया। इसको भी करना है। 6 5 5 5 4। अच्छा, जिन मासूम लोगों को लग रहा है कि ये तो 12 बनता है, तो ये भी है। दूसरा गलत है। 4 5 7 6। और बेस क्या है? PDA की कितनी है? PDA के क्या है? मशीन आवर्स। मशीन आवर्स तो दिए हुए हैं, कितने? 19250। PDB की बेस क्या है? तो डायरेक्ट लेबर आर 38 ले लूं। ये बाकी लोग भी थोड़ा अच्छा पॉइंट है। यहां पर हमने लेने होते हैं टोटल बजटेड एफर्ट्स न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर होता है टोटल बजटेड बेस। इसकी चूंकि बेस मशीन आवर्स खुद कहा हुआ इन्होंने, तो 19250 टोटल दिए हुए हैं। इसकी बेस उन्होंने लेबर आर कहा है, तो सवाल में आपको लेबर आर 38 दिया, तो 38 लिख दूं यहां। फिर वो 38 तो पर यूनिट कहे हुए हैं, हमने तो टोटल आवर्स लेने हैं, तो जितने यूनिट्स बनाने का इरादा है उनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 38 इंटू 800, 304। ले जी, ओ यार आ गया, ये ऊपर 1000 में था। 34.05। हाँ नहीं कहते, जी कहते हैं यार। ये कितना है? 150.5। ये ठीक है। 3
बस जी ये सवाल था, और वो पढ़ें 10 नंबर। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। होमवर्क नहीं हदीस का टाइमिंग लेट हो गया यार। क्लास अगली कितने बजे होती है? हैं 12:30 पे होती है ना? हाँ फिर एक सवाल होमवर्क, एक सवाल, एक सवाल होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 स्प्रिंग 12। स्प्रिंग यानी मार्च 12, क्वेश्चन नंबर 2, ये होमवर्क। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।